हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया। दिस इज अंकुर पवार और आज का जो हमारा सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ पूरा भरा हुआ सेशन रहने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें तो ये आपके पर्टिकुलर सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड होगी। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड हर डे आपको क्या है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में जो क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम अपनी सीरीज के लेक्चर के अंदर, सेशन के अंदर। तो हम आज क्या बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है ये कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। जैसे कि ये दिसंबर मंथ चल रहा है आपका, और अभी दिसंबर मंथ के अंदर ही 11 तारीख को आपकी नोटिफिकेशन जो है सीडीएस एग्जाम की आने वाली है, और इस मंथ के लास्ट तक आपके जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्म फिलअप होंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर में आपका 2025 में एग्जाम होने वाला है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है अपने दिमाग में रखने की, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं या फिर आप दे चुके हैं, इवन इन दैट केस, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर आप पहली बार जो है एग्जाम जो है वो देने जा रहे हैं, तो इवन उस केस में भी आपके लिए जो एग्जाम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम सिंपली एग्जाम के ऊपर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, जो आपका एग्जाम है सीडीएस एग्जाम की, इसकी बात करें तो इसको कंडक्ट करवाने वाली जो बॉडी है जो इसे कंडक्ट करवाती है वो आपकी कौन है? वो आपकी यूपीएससी। यूपीएससी के बारे में आपने सुना होगा। यूपीएससी आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम सीएससी एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है, आईएएस आईपीएस वाला। सेम उसी तरह से आपका यूपीएससी जो सीडीएस का एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। और एग्जाम की अगर बात करें सीडीएस एग्जाम की, तो साल में 2 बार आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा। आप जानते होंगे एनडीए के एग्जाम के बारे में भी, तो वो एनडीए का एग्जाम भी साल में 2 बार होता है। उसी तरह से आपका सीडीएस का एग्जाम भी आपको साल में ईयरली 2 टाइम्स जो है देखने को मिलेगा। नेशनैलिटी की बात करें, एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी या कौन-कौन जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं? तो देखिए, इस एग्जाम को देने के लिए आपकी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अगर आप इंडिया के रहने वाले तो आप इस एग्जाम को ईज़िली दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ ऐसे पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है? उसके अंदर वो भी इस एग्जाम को दे सकती हैं। इसके अलावा नेपाल, भूटान के जो रहने वाले हैं वो लोग जो हैं, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है? उसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई नंबर ऐसे आपको स्पेसिफिकली देखने को नहीं मिलेगा कि यही नंबर इतने बार ही आप एग्जाम को दे सकते हैं। देयर इज़ द क्राइटेरिया, देयर इज़ अ सर्टेन एज लिमिट, जिसके बीच में मतलब आप जो है एग्जाम को दे सकते हैं। तो अगर आप उस एज क्राइटेरिया से आगे पीछे हैं तो एग्जाम नहीं दे पाएँगे। बट येस, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो आपके मेंशन नहीं। तो ठीक है, जब तक आपकी एज आपको अलाउ करती है तब तक आप एग्जाम को बार-बार दे सकते हैं। मैरिटल स्टेटस नॉन अनमैरिड होगा, और उसके बाद एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो किसी भी तरह कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी 19 से लेके 25 के बीच में। मैंने आपको बताया था, ये जो एज क्राइटेरिया है उसके बीच में अगर आप कितनी भी बार एग्ज़ाम देना चाहें तो दे सकते हैं। कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन है। अब देखिए क्या है ना, सीडीएस एग्ज़ाम के अंदर आपकी अलग-अलग सर्विसेज़ हैं। जैसे कि आप एयर फ़ोर्स में जाना चाहें, नेवी में जाना चाहें, आर्मी में जाना चाहें, इस तरह से अलग-अलग है। तो अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँ तो आपका इस तरह से हो जाएगा। एक आपका आईएमए हो जाएगा, एक ओटीए हो जाएगा, और आईएमए के साथ भी आपका जो नेवी वाला है वो आईएनए हो गया, और उसके अलावा एएफए एयरफोर्स अकेडमी जो है वो सारा एक सेक्शन में आ जाएगा। और उनका सिलेबस भी अलग होता है, क्योंकि उस एग्जाम में, जैसे कि मैं आईएमए का एग्जांपल लूँ, ठीक है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एग्जांपल लूँ, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आपका इंग्लिश भी होगी, मैथ्स भी होगा, जीके भी होगी। बट इसके अपोज़िट जो ओटीए है, वहाँ पे सिर्फ़ आपका इंग्लिश और जीके वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें जो आईएमए, ओटीए है, उसमें क्या है, ओटीए एक ऐसी सर्विसेज़ है, मतलब आपको ऑप्ट करना होता है कि आपने कौन-सी सर्विसेज़ जो है जॉइन करनी है, तो जो या फिर कौन-सी अकेडमी जॉइन करनी है। तो उसमें जब अगर आप ओटीए जो है वो सिलेक्ट करते हैं, प्रेफ़रेंस आपकी होती है, तो उसमें होता क्या है ना, ओटीए सिर्फ़ एक ऐसा है जहाँ पर आपका क्या होगा, जो वुमेन्स है ना वो अलाउड हैं। जैसे कि ओटीए की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं, आपकी मेल्स के साथ-साथ जो वुमेन्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये है आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो आपकी 19 से 25 के बीच में है। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बोर्न अर्लियर देन द 2 जनवरी। ये आप डेट का ध्यान नहीं रखें, क्योंकि ये आपका जो हर साल जो एग्जाम होता है उसके हिसाब से डेट जो है आगे पीछे आपको देखने को मिलती है। आपको चीज़ क्या याद रखनी है कि ओटीए जो है उसमें आपकी जो गर्ल्स हैं वो, और साथ के साथ जो मेंस हैं, दोनों आपके अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें आईएमए की, तो यहाँ पर आपको क्या होगा,
ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट्स, ओनली जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल आपकी जो उम्र रहने वाली है। आईएनए की बात करें, सेम अगेन आपका ओनली मेल कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एयरफोर्स अकेडमी की बात करें तो वहाँ पर अगेन आपका जो है मेल्स आपके अप्लाई कर सकते हैं। बट ओटीए में आपका गर्ल्स जो है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि किस तरह से आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे एजुकेशन वाइज़ अगर मैं बात करूँ। तो देखिए एक ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, आईएमए और ओटीए इन 2 में, आईएनए और एयरफोर्स इन दोनों में, इनमें क्या है ना कि अगर आप ओटीए, आईएमए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स आपको एक बैचलर डिग्री की ही रिक्वायरमेंट है। जस्ट आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या फाइनल ईयर में हैं, इन इवन बोथ द केसेस आप इस एग्ज़ाम को जो है वो दे सकते हैं, बशर्ते ये है कि जब आपका आगे का प्रोसेस बढ़ेगा तब तक आगे की ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा बात करें इंडियन नेवल अकेडमी की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपकी सिंपल बैचलर्स या किसी भी स्ट्रीम में बैचलर जो है वो नहीं चलेगी। आपको बैचलर जो है वो इंजीनियरिंग में होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इस केस में आप जो है जो आईएनए है उसके लिए इंडियन नेवल अकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? बात करें एयरफोर्स अकेडमी की तो यहाँ पर आपको क्या है, ग्रेजुएशन तो मस्ट है, तीनों में देखा जाए तो ग्रेजुएशन मस्ट है। बट ग्रेजुएशन विद द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12 और अ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये जो क्राइटेरिया है वो स्पेसिफिकली आपका एयरफोर्स के लिए देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो आप अगर देखें तो तीनों में क्या है, यहाँ पे बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड स्ट्रीम, क्योंकि वहाँ पर आपको ये जो मैथ्स है ओटीए की मैं बात करूँ तो वहाँ पे वो आएगा नहीं, तो इसलिए उस हिसाब से कंडीशन भी नहीं है। यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपका एयरफोर्स अकेडमी के लिए ग्रेजुएशन विद द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 12th। ठीक है, तो ये आपका जो क्राइटेरिया है रहने वाला। उसके बाद बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन, या मैंने आपको एग्जाम के बारे में ये भी बताया होगा कि जो एग्जाम है ना, इसमें आईएमए, एएफए, आईएनए जो ये 3 है, इसके अंदर आपका मैथमेटिक्स भी आएगा। ठीक है, जनरल नॉलेज भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। बट ओटीए की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो ओटीए के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश का पोर्शन होगा और उसके साथ साथ आपका दूसरा जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा। तो आज हम वो जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और वो जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है वो सभी उसके लिए, आईएमए के लिए, आईएनए के लिए और एएफए के लिए, तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा और साथ में ओटीए के लिए भी होगा। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है उसमें ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चन, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसा जरूरी नहीं है कि 16 क्वेश्चन आएंगे, 24 क्वेश्चन आएंगे। बट मैं पिछले ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, 2024 के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन रहे थे इसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कितनी जो पोस्ट है प्रीवियसली आपको देखने को मिली और इस साल क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो आपको लगभग 450 प्लस जो है पोस्ट देखने को मिली थी जेडीएस एग्जाम के अंदर। अब ये जो पोस्ट है ना 450 के आसपास या 450 से ज़्यादा, इन पोस्ट में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को मिले ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे यूपीएससी की ही मैं बात करूँ, यूपीएससी में जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है उसकी अगर बात की जाए, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर आपका ऐसा नहीं है कि एक साल में आपकी 1100-1200 पोस्ट है और अगली बार में आपकी 2000-3000 पोस्ट। ऐसा कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, ना आगे की तरफ को ना पीछे की तरफ को। अगर इस बार 1000 पोस्ट है तो अगली बार 1100 हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 1150-1200 हो जाएगी। और अगर बात करें कि नीचे की तरफ को, तो आपकी 1000 है तो 800 हो जाएंगी, 900। इतना डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है, हार्डली 200 प्लस माइनस जो है वो देखने को मिलता है। तो सेम जिस तरह से सिविल सर्विसेज एग्जाम है उस तरह से सीडीएस के अंदर भी अगर आपकी 450 के अराउंड जो पोस्ट लास्ट ईयर देखने को मिल रही है या फिर पिछले एग्जाम में देखने को मिल रही है, तो उससे अगले साल भी इतना ही होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट इससे ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं। ठीक है, अब अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप जीके के पोर्शन की बात करें, हम स्पेसिफिकली जीके की बात कर रहे हैं, इसके बाद इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो जीके की अगर बात करें तो यहाँ पे वेटेज अगर मैं एग्जाम की दूं, और ये फ्लक्चुएट करता रहता है, इट इज नॉट श्योर कि हर साल आपको इसी तरह से पैटर्न देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो हम लास्ट ईयर की अगर बात करें तो ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चन के बाद हिस्ट्री के 24, इकोनॉमी के 11, पॉलिटी के 17 और फिजिक्स 11, केमिस्ट्री आपके 17, बायोलॉजी 7, करंट अफेयर्स 18 और स्टैटिक या फिर मिसलेनियस जो है आपके 2 क्वेश्चन। तो आप मान के चलिए कि जो है लगभग हर सेक्शन जो है वो कवर किया गया है। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो सब्जेक्ट्स है ना आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, ये तो
4 सब्जेक्ट ऐसे फॉर श्योर हो गए जहाँ से नंबर जो है ऑलमोस्ट यही रहेगा, ठीक है? ऑलमोस्ट आपको जो नंबर है ये देखने को मिलेगा 16, 24, 11, 17। तो अगर आप देखें तो इन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से इन सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं उनमें कोई बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस, ठीक है? ज्योग्राफी में 16, 24, तो नेक्स्ट टाइम जो आपका 25 में एग्जाम होगा या फिर नेक्स्ट एग्जाम जो होगा उसमें हो सकता है आपका ज्योग्राफी के 25, 24 हो जाएँ, उसके कम ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा भी होता है, ठीक है? बट यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है? वहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि आप जीके वाले पोर्शन को इस तरह से सेपरेट करें। ये 4 आप अलग करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इसको अलग करेंगे और उसके बाद करंट अफेयर्स, स्टैटिक या मिसलेनियस इसको अलग करेंगे। तो जीके वाला जो पोर्शन है ना, जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है, जीएस वाला जो पोर्शन है, जनरल स्टडीज वाला, इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस क्या करेंगे कि ये वाला जो नंबर पूरा बन रहा है, ये आपका नंबर देखा जाए तो 50 के अराउंड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लगभग 50-55 के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो आपके इस ऊपर वाले जो 4 सब्जेक्ट हैं उनसे बन रहे हैं। और 50 के अराउंड क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। और उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर अगेन आपकी 20-25 के क्वेश्चन अराउंड जो है वो क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? वो समझने वाली बात ये है, ये जो 3 सेक्शन आपने डिवाइड किए हैं ना, इनमें आपको बहुत ज़्यादा वेटेज की रिक्वायरमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की या स्टडी की रिक्वायरमेंट है। आपके 4 सब्जेक्ट ऊपर वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इनकी। तो आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप करंट अफेयर्स को छोड़ 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे भी 20-25 क्वेश्चन है, उसको नहीं छोड़ सकते। 40-50 के राउंड क्वेश्चन्स वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें जो हैं या फिर तीनों जो सेक्शन है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगर बात करें कि ये जो सब्जेक्ट्स आ गए वो आ गए, ये तो आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, कहीं भी आपको पता लग जाएगा कि इतने-इतने क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं। बट इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये, हमें कैसे पता लगेगा कि जो ज्योग्राफी है उसमें जो 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वो 16 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि ज्योग्राफी को अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करें या फिर उसको एज़ अ कंप्लीट सब्जेक्ट जो है पढ़ने की कोशिश करें, देयर इज़ द इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फर्दर यू कैन डिवाइड वर्ल्ड ज्योग्राफी इन फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ये अलग-अलग इसमें डिवाइडेशन कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब क्या हर पार्ट से या हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन्स आ रहे हैं? ये एक पूरा एनालाइज़ करने का मुद्दा है, या इसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा पॉलिटी की अगर बात करें, पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट क्या हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं? सेंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, प्रेज़िडेंट की पावर से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि वो जो टॉपिक्स हैं ना जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो हर साल सेम होते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, वो बात बिल्कुल सही है, बट टॉपिक हमेशा रिपीट होते हैं। कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑब्वियसली जो एग्ज़ामिनर है, वो क्वेश्चन वहीं से डालेगा जो इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहाँ से तो बार-बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यस। और उसके बाद बात करें करंट अफ़ेयर की, तो यस, करंट अफ़ेयर में भी सेम इसी तरह से होता है। पूरे साल आप देखेंगे डिफरेंट मैगज़ीन्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और करंट अफ़ेयर को ये जो 25 नंबर के राउंड जो करंट अफ़ेयर्स हैं, इनको कवर कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये जो अदर सब्जेक्ट्स हैं ना, इनका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी रिटन है, ठीक है? पता है सिलेबस क्या है, बुक्स के अंदर मेंशन है। बट ये जो करंट अफ़ेयर्स वाला सिलेबस है ना, या करंट अफ़ेयर वाला जो पोर्शन है, ये आपको अगर खुद रेडी करना चाहते हैं, तो डिफरेंट बहुत सारे सोर्सेज़ जो हैं, उनको कंपाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आप करंट अफ़ेयर अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो करंट अफ़ेयर हैं, उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो एक्चुअली में वो करंट अफ़ेयर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं। एग्ज़ाम्पल के लिए बात करें कि गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह की कोई मिलिट्री एक्सरसाइज़ करती है, तो हमें पता है कि जो सीडीएस का एग्ज़ाम है, डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ है, एयरफोर्स की या नेवल एक्सरसाइज़ है, यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बजाय इसके आप किसी ऐसे करंट अफ़ेयर को पढ़ो, जो कि आपके एग्ज़ाम में उसका रिलेवेंस ही उतना नहीं बनता। तो कहने का मतलब सिंपली यही है कि जो जीएस वाला जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, स्टडीज़ वाला पोर्शन है, जितना भी एरिया आपका आता है, जितने भी आपके टॉपिक्स आते हैं, उन सब के लिए कुछ स्पेसिफिक अ, मतलब पूरी बुक पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, और वो टॉपिक्स जो हैं, वो आपको कैसे पता लगेंगे? ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या कर सकते हैं, हमारा अभिपीडिया जो है ना, अभिपीडिया की तरफ से जो सीडीएस के लिए कोर्स जो है, वो लॉन्च किया गया है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि
ये जो कोर्स है वो आपको सिर्फ सेल करने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं। ये जो कोर्स है ना, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपका जो ये कोर्स होगा इसके अंदर आपको जितना भी आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है ना, उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली वही स्टडी मटेरियल जो होगा वो अवेलेबल होगा, वो दिया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी पॉलिटी के अंदर से वही टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं बार-बार और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सबके लिए सेम। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप ऑलरेडी जॉब या फिर कहीं पे बिज़ी हैं, आपको लाइव सेशन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे। वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस का मतलब कि जब हम कोई भी क्लास जो होती है ना, इंटरैक्टिव क्लास है, बातचीत कर रहे हैं और लाइव में अगर आप आए हैं, तो उस केस में तो आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जस्ट इन केस आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं और फिर आपका कोई डाउट आता है, तो उस केस में आप ये जो डाउट सॉल्विंग सेशन है, इनके थ्रू क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, हम डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्लस एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो मतलब आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का, सीजीएस का दे रहे हैं, यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर। क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आप कितना ज़्यादा नॉलेज आपको है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड। उसके बाद बात करें फ्री मेंटरशिप। अब ये फ्री मेंटरशिप क्या है? जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, ये जीएस वाला पोर्शन है, यहाँ-यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने-इतने क्वेश्चन्स आ रहे हैं। बट क्या आप उसके लिए पूरी बुक उठा के पढ़ेंगे? नहीं। आप वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी ये नहीं होता कि हम नॉलेज इकट्ठा करें, क्योंकि अगर आपने नॉलेज ही इकट्ठा करनी है, देयर आर सेवरल बुक्स। एक टॉपिक के ऊपर आपको कई किताबें मिल जाएँगी। बट मेन फ़ोकस आपका वो नहीं है। मेन फ़ोकस आपका क्या है? एग्ज़ाम क्रैक करना। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको पूरी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत, पूरी किताब में से वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगी। तो वो कहाँ से आएगी? वो यहीं से, फ्री मेंटरशिप से। आपको पूरा जो कोर्स है, के बारे में मतलब जो भी पढ़ना है उसको सब कुछ बताया जाएगा और किस तरह से प्रिपेयर करना है वो बताया जाएगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? वी हैव आवर वेबसाइट जो कि abipedia.abhimanyu.com के नाम से, और आपको ये नंबर भी है जो मेंशन्ड है। आपको ये जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन हो जाएगा। तो इन कोर्सेज़ को परचेज़ करने के लिए आप हमारी वेबसाइट जो कि abipedia.abhimanyu.com के नाम से है, विज़िट कीजिए। यहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन है स्टार्टिंग में। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स के जो सेक्शंस हैं वो नज़र आ जाएँगे। सभी एग्ज़ाम्स में अगर बात करें, आपके जो डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, यहाँ पर आपको सेक्शन आ जाएगा डिफेंस सर्विसेज़ एग्ज़ाम। तो इस सीडीएस का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो सीडीएस एग्ज़ाम पे क्लिक करने पे जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपका जो कोर्स है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को, ठीक है? तो फिर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम का नया जो पोर्शन है ओपन होगा, यहाँ पे आपका ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन होगा, वीडियो कोर्सेज़ होगा, टेस्ट कोर्सेज़ होगा, अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज़। तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आपको पूरा जो कोर्स है वो यहाँ से मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास पीडिया के पास ये कुछ माइक्रो कोर्सेज़ भी हैं। अगर आप ऑलरेडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सीडीएस एग्ज़ाम की, तो आप जो पर्टिकुलर टॉपिक है या पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है, वो आप सिंपली कोर्स बाय कर सकते हैं। लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री आपकी वीक, आप वो इंडिपेंडेंटली बाय कर सकते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, पॉलिटी की बात करें, तो ये सारे आप, जैसे पॉलिटी सिर्फ़ आपका ₹9 में अवेलेबल, आर्ट एंड कल्चर ₹5, ये आप इंडिपेंडेंट कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी और ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर अपनी प्रिपरेशन में किसी तरह का कोई आपको मेंटरशिप चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। वी विल डेफिनिटली ट्राई टू हेल्प यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो अगर चैनल पे नए हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और जो हमारी वीडियोज़ आएँगी उस सीएस के एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो आपको वीडियोज़ के थ्रू करवाएँगे। अगली बार मिलेंगे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए